हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपिका मिश्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये क्लास इधर कई दिनों से नहीं हो पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैं आप लोगों का क्लास नहीं ले पाई। बट अब हम लोग अपनी क्लास को रेगुलर रखेंगे, अपनी रेगुलरिटी को बनाए रखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने आज हम अपनी क्लास को एक नए पेपर के साथ अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज डिस्कशन करेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। इसके पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा था, जिसमें लगभग हम लोगों के सारे जितने टॉपिक हैं उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एक दो जो बचे हुए हैं, जैसे हमारे राइस हैं, कुछ ऐसे मसाले वगैरह छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये बचे हुए हैं। बट अगर आप लोग कहेंगे तो इसको मैं पढ़ा दूंगी। उसको एक दो मैंने छोड़ दिया, अभी नहीं बताया है उसके बारे में, बट सारे जितने हैं कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग कहेंगे तो उसको भी मैं बीच में इसको रोक के उसको कवर कर लूंगी। ओके, तो आज हम लोग अपनी क्लास को एक नए पेपर के साथ स्टार्ट करते हैं। आप लोग बहुत ही केयरफुली इसको ध्यान से देखिए, बस आप इसको समझ जाएंगे, आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग इसको केयरफुली देखेंगे और समझेंगे और साथ में पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं एक नए पेपर, कौन से? होम मैनेजमेंट यानी गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन जो है ये भी हमारे होम साइंस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, पेपर है। ओके, तो होम मैनेजमेंट है, इसको क्या कहते हैं? गृह प्रबंधन। क्या कहते हैं? गृह प्रबंधन। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, किसी भी चीज को समझने के लिए हम उसको बेसिक से शुरू करते हैं। अगर बेसिक चीजें हमको समझ में आ जाती है तो आगे का बहुत ही इजीली हमको समझ में आ जाएगा। तो गृह प्रबंधन जो है, इसको समझने से पहले गृह प्रबंधन को हम क्या कहते हैं? होम मैनेजमेंट। अब एक बात आप लोग बताइए, होम और हाउस, होम होता है और हाउस, इन दोनों में क्या अंतर है? हमारा होम हुआ, ओके, और हाउस, क्या इन दोनों में कोई अंतर है? आप लोगों को पता है इन दोनों में क्या अंतर है? होम और हाउस में क्या अंतर है? इस तरह से आप समझ लीजिए, ये हो गया घर और ये हो गया मकान। ओके, तो इसमें क्या अंतर है, क्या आप लोगों को पता है? ये हाउस, हाउस में क्या हुआ? मकान। तो ये जो हाउस है ये क्या होता है? हम हाउस उसे कहते हैं, मकान उसे कहते हैं वह आश्रय स्थल जो ईंट पत्थर सीमेंट इन सभी से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाउस यानी मकान कहते हैं। जो ईंट पत्थर सीमेंट बालू इन सभी से मिलकर बना होता है, यानी यहाँ बस एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, और ये होम क्या है? होम जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ओके, ना कि हमको होम होम मैनेजमेंट में बस हाउस कैसे बनते हैं ईंट से बालू से, ये तो पढ़ना नहीं है। तो होम क्या है जिसको हमको पढ़ना है उसको जानना पहले जरूरी है। तो होम क्या है? यानी घर हम किसे कहते हैं? जो भावनात्मक रूप से जिसमें हम जुड़े होते हैं परिवार के सदस्यों में। जहाँ हम घर क्या होता है? जहाँ हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं परिवार के सदस्यों में, स्नेह प्रेम भाव सहानुभूति जैसे भाव होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम होम कहते हैं। तो बात समझ में आई? होम और हाउस में क्या अंतर है? हाउस जो है इसमें लोग भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, जैसे प्रेम होता है, स्नेह होता है, प्यार होता है, व्यवहार होता है, सहानुभूति, सारी चीजों के साथ लोग एक फैमिली जो होती है वो रहती है, तो इसको हम घर कहते हैं। और ये मकान जो ये बस स्ट्रक्चर है, बस ढांचा मात्र है, इसको हम घर नहीं कह सकते। तो किसके बारे में हमको? होम के बारे में पढ़ना, यानी घर के बारे में, फैमिली में कैसे लोग रहते हैं, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, क्या चीजें कैसे मैनेज करते हैं, उन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। तो होम और हाउस में ये चीजें आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, बट हम लोग बेसिक से जाननी चाहिए सारी चीजें कि इसमें अंतर क्या है, तो इसलिए हमने बता दिया। तो हमको किसके बारे में पढ़ना है? होम मैनेजमेंट यानी गृह प्रबंधन। तो कोई पूछे गृह प्रबंधन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? गृह प्रबंधन क्या है? इसको एक लाइन में हम क्या कर सकते हैं? गृह प्रबंधन हमारा क्या है? यह एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया। ओके, एक मिनट देख लेती हूँ सेट से। तो गृह प्रबंधन क्या है? गृह प्रबंधन क्या है? तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि गृह प्रबंधन एक
प्रक्रिया है। अब कोई भी प्रक्रिया या क्रिया जो है वह बस ऐसे ही तो मतलब वो काम नहीं कर जाती है ना, उसके कई क्रियाओं क्रियाओं को विभिन्न प्रक्रियाओं को करने के कई चरण होते हैं ना। तो होम मैनेजमेंट यानी गृह प्रबंधन जो है यह एक प्रक्रिया है जिसके कई चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं गृह प्रबंधन के? 3 चरण है। मेनली इसके कौन से हैं? 3 चरण है। कौन से? नियोजन, नियोजन जिसे क्या कहा जाता है? आयोजन भी कहा जाता है। ओके। और दूसरा हमारा क्या है? नियंत्रण। आफ्टर दैट मूल्यांकन। ओके। तो ये हमारी गृह प्रबंधन की प्रक्रिया के 3 चरण हैं, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। अब एक चीज आप लोगों को ध्यान देनी है, अगर एग्जाम में ऑप्शन में जैसे आयोजन भी दिया है और एक ऑप्शन में नियोजन भी दिया है तो उसमें आप नियोजन टिक करेंगे ना कि आयोजन। अब इसके आगे का जो है इसके बारे में आगे मैं बताऊंगी। इसके इतने स्टेप हैं, इसके अंदर भी कई स्टेप हैं तो उसको मैं जब समझाऊंगी तब बताऊंगी। तो अगर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है आयोजन अलग नियोजन अलग तो आप इसको टिक करेंगे, नियोजन करिएगा। ओके। तो गृह प्रबंधन की प्रक्रिया के 3 चरण आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन है। गृह प्रबंधन एक प्रक्रिया हो गई, इसके इतने चरण है। तो जैसे मान लीजिए आयोजन आपका क्या है, नियोजन क्या है आपका? नियोजन जैसे आपका कोई गोल है, एक उद्देश्य है, जैसे आपने सोच रखा है इस बार टीसीटी में मुझे सेलेक्ट होना है, मेरा सिलेक्शन इस बार टीसीटी में होना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक योजना बनाएंगे ना कि कैसे मेरा सही है। तो बस सोचने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी कि मुझे कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, किस अकॉर्डिंग कैसे मैं पढ़ूं जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आप योजना बनाएंगे ना कि मुझे पढ़ना है और मैं एक दिन में इतनी टॉपिक मैं खत्म करूंगी या एक दिन में मैं 2 घंटे 3 घंटे जो भी पढ़ना है उसकी आप योजना बनाएंगे ना कि हमको इतना पढ़ना है। तो ये क्या हुआ, किसी भी कार्य को करने के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें पहले से उसकी योजना बनानी पड़ती है। तो ये हमारी योजना हो गई। और नियंत्रण क्या है, इसमें हम जो योजना बनाए हुए हैं उसको क्रियान्वित करने का, क्या नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। नियंत्रण क्या है, हमें शक्ति देता है, बल देता है। जो योजना हमने पूर्व में बनाई है उसको हम इसमें क्रियान्वित करते हैं। जैसे हमने सोचा कि 1-2 घंटे हम पढ़ेंगे डेली का, डेली इतनी टॉपिक खत्म करेंगे। तो ये योजना बनाई और इसमें हमने उसको क्रियान्वित रूप दिया, इसमें हमने इतने टॉपिक आज खत्म कर ली है। इस तरह से वो योजना धीरे धीरे करके हमारी चलती है, यहाँ क्रियान्वित होती है। और यह जब हम पढ़ते हैं तो हमने जो पढ़ा है, मान लीजिए एक सप्ताह में जो है एक दिन में ये टॉपिक, दूसरे दिन ये टॉपिक, तीसरे दिन ये टॉपिक हमने खत्म किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर मान लीजिए हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है या अंशाल खरीदा हुआ है तो उससे हम पेपर को सॉल्व करेंगे कि जो है हमने कितना अचीव किया, कितना हम जो पढ़ रहे हैं क्या हमने पाया है, कितना हमने अचीव किया है। जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो उससे हमको तो इतना अंदाजा गैस तो हो ही जाएगा कि हमको कितना आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो मूल्यांकन में हम उसकी जांच करते हैं कि हमने कितना अचीव किया। ओके। तो ये इस तरह से हमने योजना बनाई, फिर उसको नियंत्रित किया, फिर उसका मूल्यांकन किया। इस तरह से 3 चरणों में उसको हम करते हैं। तो इन जो है इन कार्यों को करने के लिए हमको पढ़ने के लिए कुछ साधनों की जरूरत होती है ना, कुछ संसाधन की जरूरत होती है। जैसे संसाधन, इन कार्यों को करने के लिए कुछ संसाधन की जरूरत होती है। और संसाधन हमारे कितने होते हैं, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? मानवीय और अमानवीय। मानवीय और अमानवीय। ओके। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के लिए हमको कुछ साधन की, संसाधन की जरूरत होती है ना, या कोई भी कार्य किया जाता है उसको संपन्न करने के लिए कुछ साधनों की जरूरत होती है। और हमारे होम मैनेजमेंट में यानी गृह प्रबंधन में ये जो साधन है ये कौन कौन से हैं? मानवीय है और
अमानवीय है। अब मानवीय में हमारा जो संसाधन आता है वो कौन कौन सा है? धन, समय, शक्ति, भौतिक वस्तुएं, ये सारी हमारी कौन सी है? धन, समय, शक्ति और भौतिक वस्तुएं। ओके, ये हमारे कौन से संसाधन है? ये हमारे मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। धन, समय, शक्ति और भौतिक वस्तुएं हमारे मानवीय संसाधन है। अब रही बात अमानवीय संसाधन की, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें हमारे ज्ञान, कौशल, योग्यता, ये सारी चीजें हमारी अमानवीय कौशल में आती हैं। ज्ञान, कौशल, रुचि, योग्यता, ज्ञान, कौशल, रुचि और योग्यता। तो हमारे संसाधन दो प्रकार के, मानवीय और अमानवीय। तो जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमको बुक्स वगैरह लेनी पड़ेगी। इसके लिए हमें किसकी जरूरत है? धन की जरूरत है। बुक लेनी है, पेन लेना है, या फिर कोई हम कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको किसकी जरूरत है? धन यानी पैसे की जरूरत है। तो ये हमारा मानवीय संसाधन हुआ। और समय की जरूरत है, हम पढ़ाई करेंगे उसमें समय का भी जरूरत है। शक्ति की जरूरत है पढ़ने के लिए, और कुछ भौतिक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए, ये तो मैं फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को अपनी पढ़ाई को लेके समझा रही हूँ। एग्जाम्पल के लिए, पढ़ाई के सिवा जितने भी कार्य हैं सभी कार्यों को हम इन प्रक्रियाओं के माध्यम से और इन संसाधनों के माध्यम से संपन्न करते हैं। ओके, तो मानवीय संसाधन आपके धन, समय, शक्ति और भौतिक वस्तुएं हो गई। और अमानवीय संसाधन, पढ़ाई में जैसे हमें पढ़ने के लिए कुछ ज्ञान होना चाहिए ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। पढ़ने की कैसे पढ़े, क्या पढ़े, ज्ञान और उसकी कुशलता भी होनी चाहिए, उसमें रुचि होना चाहिए। जैसे हमको टीजीटी निकालना है तो हमको होम साइंस में रुचि होनी चाहिए। होम साइंस में निकालना है तो हमको सब्जेक्ट में रुचि होनी चाहिए, पढ़ाई में रुचि होनी चाहिए और योग्यता होनी चाहिए, तभी हम एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, सेलेक्ट हो पाएंगे। ओके, तो ये सारे संसाधन हैं। तो इन सभी संसाधनों का प्रयोग करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जैसे हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो गृह प्रबंधन क्या है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। गृह प्रबंधन एक प्रक्रिया है जो आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा गृहिणी विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करते हुए, चाहे वह मानवीय हो या अमानवीय हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। ओके, तो हम कह सकते हैं गृह प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसमें गृहिणी आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करते हुए, चाहे वह मानवीय हो या अमानवीय हो, अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है। ओके, तो समझ में आया कि गृह प्रबंधन क्या है। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो अपने समझने के लिए नोट कर लीजिए। बाकी डेफिनेशन उसको हमने बोल दिया, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि गृह प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के द्वारा विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करते हुए लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। ओके, समझ में आई। और गृह प्रबंधन क्या है? गृह प्रबंधन जो है हमारा एक मानसिक कैसी प्रक्रिया है या मानसिक प्रक्रिया है। ओके, कैसी प्रक्रिया है गृह प्रबंधन? यह एक मानसिक प्रक्रिया है। जैसे हम किसी चीज के बारे में सोचते तो वह प्रबंधन तो हमको देखने में तो दिखता नहीं है, बस हमने मन में सोचा और उसको कार्य रूपरेखा अपने मन में बनाई और उसको मतलब कार्य जो है उसका परिणाम लास्ट में देखने पे तब पता चलेगा कि हमारा प्रबंधन कैसा है। वह हमको दिखाई नहीं देता है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया जिसको हम सोच समझ कर करते हैं। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि गृह प्रबंधन हमारा क्या है। ओके, अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम गृह प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। गृह प्रबंधन की विशेषता हुई या लक्षण हुआ। विशेषता और लक्षण एक ही, अगर लक्षण पूछता है तो भी वही रहेगा
और विशेषता पूछता है तो भी वही रहेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, गृह प्रबंधन की विशेषता, ओके, या लक्षण। तो गृह प्रबंधन की विशेषता क्या है? गृह प्रबंधन हमारा जो है यह एक सतत प्रक्रिया, भी मैं समझाती हूँ उसके बारे में। क्या है? सतत प्रक्रिया है। और दूसरा क्या है? यह कला है। और क्या है? यह विज्ञान भी है, ओके। और यह एक, जैसा कि हमने बताया, क्या है? यह एक मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया। और पांचवा हमारा होगा सामूहिक कार्य, सामूहिक कार्य। और छठवा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। ओके। सातवां हमारा क्या है? यह सार्वभौमिक होता है, अदृश्य कौशल है, यह एक अदृश्य कौशल। और आठवां हमारा है सार्वभौमिक प्रक्रिया। ओके। अब हम इनके बारे में समझेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में। इसको अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो गृह प्रबंधन की विशेषता और लक्षण के बारे में हम देखते हैं कि यह क्या है। गृह प्रबंधन जो है यह एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज हमने जो प्लान कर लिया उसको फिर कल उसका एंड हो जाएगा, कल अब उसके बाद हमको वह कार्य नहीं करना है। जो तो हम लोग गृह प्रबंधन में आयोजन करते हैं ना, तो जो योजना आज बनाई है उसको आज हमने पूर्ण किया, फिर दूसरी कल बनाएंगे, तीसरी कल बनाएंगे, चौथी बनाएंगे, ऐसे आगे एक नई योजना बनती रहती है, हम उसको क्रियान्वित करते रहते हैं। ओके। ऐसा नहीं है ना कि एक काम जो आज कर लिया अब खत्म हो गया, फिर उसकी योजना नहीं बननी है ना। तो एक तरह से यह सतत प्रक्रिया है, यानी प्रबंधन की प्रक्रिया यह निरंतर चलती जाती है। और ये कला, गृह प्रबंधन एक कला है। जैसे मान लो हर व्यक्ति हर कार्य में निपुण नहीं होता है, तो उसी तरह से जो प्रबंधन है यह भी एक कला है, जिसके अंदर नहीं होगा सही से मैनेज किसी भी चीज को, कोई भी मैनेजमेंट, शादी विवाह, पार्टी, घर वगैरह, किसी का अगर उसमें मैनेजमेंट की कला नहीं है तो वह उसको नहीं कर पाएगा, उसमें सफल नहीं होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं गृह प्रबंधन एक कला है और यह एक विज्ञान भी है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें चीजों का हम क्रमबद्ध, विज्ञान में हमने क्या किया, विज्ञान क्या है? इसमें हम चीजों का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। तो उसी तरह से प्रबंधन जो है उसको भी तो हम लोग क्रमबद्ध करते हैं, पहले आयोजन करते हैं, फिर नियंत्रण करते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। इस तरह से हम आयोजन गृह प्रबंधन भी तो करते हैं। तो हम इसको एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक विज्ञान है, क्योंकि हम विज्ञान में क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, ठीक उसी तरह गृह प्रबंधन में भी क्रमबद्ध कार्य किया जाता है। इसलिए हम गृह प्रबंधन को कह सकते हैं कि यह एक विज्ञान है। और यह एक मानसिक प्रक्रिया, इसके बारे में हमने बताया कि यह एक मानसिक प्रक्रिया, इसको हम सोच समझकर मन में उसका एक रूपरेखा बनाकर आगे बढ़ते हैं। और यह एक सामूहिक कार्य है। तो हमने क्या बोला? गृह प्रबंधन एक सामूहिक कार्य है। जैसे हम कोई भी प्रबंधन करते हैं, कोई भी मैनेज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक बर्थडे पार्टी मैनेज किया है, बर्थडे पार्टी का मैनेजमेंट हमको करना है, तो कोई भी काम एक व्यक्ति अकेले तो कर नहीं सकता है, तो किसी को दे दिया, तुम मार्केटिंग का काम करोगे, तुम इसको घर में वो जो सारी चीजें खाने की बनी है उसको तुमको मैनेज करना है और तुमको डेकोरेशन का कार्य करना है। तो इस तरह से प्रबंधन का कार्य हम सामूहिक रूप से करते हैं, कई व्यक्ति मिलकर करते हैं ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रबंधन जो है, गृह प्रबंधन, यह एक सामूहिक कार्य है। और
पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा हमने जो लक्ष्य अपना जो गोल सेट कर रखा हुआ है कि हमको ये चीज प्राप्त करना, हमने बताया कि हमारा सिलेक्शन टीजीटी में होना है, तो हम इसके द्वारा मैनेजमेंट के द्वारा हम उसको, जब मेरा मैनेजमेंट सही रहेगा, हमारी पढ़ाई सही तरीके से होगी, तो हम उसको प्राप्त कर लेंगे अपने लक्ष्य को। तो मैनेजमेंट के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और यह एक अदृश्य कौशल होता है, हमने बताया कि इसको आप देख नहीं सकते हैं बट महसूस कर सकते हैं, इसके परिणाम को देख के जान सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा रहा होगा। और सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इसका मतलब ये है कि हमारे यूपी में ही नहीं है, हमारे इंडिया में ही नहीं है, ये पूरे विश्व में चलता है। ये जो मैनेजमेंट की प्रक्रिया है यह पूरे विश्व में चलती है, हर जगह यह होता है यह प्रक्रिया, इसलिए हम इसको कर सकते हैं यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। गृह प्रबंधन की प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इस तरह से यह हमारे क्या है, गृह प्रबंधन की विशेषताएं और लक्षण हो गए। ओके, अगर इसको नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम लोग जैसे वो है होम मैनेजमेंट की जो परिभाषाएं हैं उसको आप लोग पढ़ना चाहिएगा बुक से, या जिससे भी आप किसी के थ्रू जिससे पढ़ते होंगे आप लोग उसको डीपली पढ़ लीजिएगा। बट वन लाइन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि होम मैनेजमेंट को रिचफील्ड ने क्या कहा है, ग्रासम ग्रैंडल ने क्या कहा है, तो वन लाइन हमने इसको मैं आपको बता दूंगी, तो ये आपका इसलिए तैयार हो जाएगा और पूछेगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसकी परिभाषा को वन लाइन क्वेश्चन के रूप में आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। वैसे इसको पूरा याद करने में काफी टाइम लगता है, जल्दी याद नहीं होता है। और पूछता भी ऐसे कि रिचफील्ड ने क्या कहा है होम मैनेजमेंट को, ग्रासम ग्रैंडल ने क्या कहा है, निकोलम डार्सी ने क्या कहा है, तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। क्या है लिचफील्ड। ओके, दूसरा हमारा हुआ इरीन ओपन हेम, इन्होंने कैसे इसको परिभाषित किया है। तीसरा हमारा होगा पी देवदास, ध्यान रखिएगा ये एक राइटर थे, एक थिंकर थे, ये शाहरुख खान जो देवदास वाले हैं वो शाहरुख खान नहीं है, और पी देवदास हो गए। और चौथा हमारा है ओटिजन और पांचवा ग्रास एवं ग्रैंडल। अब इन्होंने क्या कहा है होम मैनेजमेंट को, इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो लिचफील्ड ने जो है इन्होंने क्या कहा है, लिचफील्ड ने होम मैनेजमेंट को, गृह प्रबंधन को क्या कहा है, इन्होंने इसको कहा है कि यह क्रियाओं का चक्र है। गृह प्रबंध जो है या क्या है, क्रियाओं का चक्र है, क्रियाओं का चक्र कहा, क्या कहा है, क्रियाओं का चक्र, एक्शन ऑफ साइकिल। ओके, तो इन्होंने गृह प्रबंधन को लिचफील्ड ने क्रियाओं का चक्र कहा है, और इरीन ओपनहेम ने इन्होंने क्या कहा है, संस्कृति का जड़। इन्होंने क्या कहा है कि होम मैनेजमेंट गृह प्रबंधन जो है जड़ है, किसका जड़ है, संस्कृति का जड़ है, संस्कृति का जड़। इन्होंने कहा कि गृह प्रबंधन सभी संस्कृतियों में पाई जाती है, बट उनके तरीके जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसको इन्होंने क्या कहा, होम मैनेजमेंट को इरीन ओपनहेम ने संस्कृति का जड़ कहा है, और पी देवदास ने क्या कहा है, इन्होंने बाध कहा है। क्या कहा है, एक बाध कहा है। होम मैनेजमेंट को क्या कहा है कि होम मैनेजमेंट यानी गृह प्रबंधन की प्रक्रिया जो है एक बाध के समान है। अब बाध के समान जैसे आप समझ सकते हैं, अगर पानी को देख लीजिए, बांध बना हुआ है
तो वह एक टिका हुआ है। अगर उस बांध को हम तोड़ देंगे तो वो पानी क्या होता है, फैल जाएगा, कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। इसका मतलब जान नहीं सकते कि इधर उधर फैल जाएगा, सारी जितनी व्यवस्था है, प्रबंधन जो भी किया है वो सारी बिगड़ जाएंगी। तो मैनेजमेंट उससे क्या होगा, हमारा बिगड़ जाएगा। इसलिए बांध को बनाए रखना जरूरी है, जिससे वह पानी फैले नहीं। तो उसी तरह से हम इसमें होम मैनेजमेंट में देख सकते हैं पी देवदास ने होम गृह प्रबंधन को क्या कहा है, एक बांध कहा है। जैसे हम किसी चीज को अगर मैनेज करते हैं, सही से मैनेज करके चलते हैं, मनी मैनेजमेंट को आप ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है, आपका जैसे आप मैनेज करके कि हमको इतने पैसे सेविंग में रखने हैं, इतने पैसे खर्च करने हैं, तो क्या होता है, एक लिमिट में हम बध के चलते हैं, तो हमारा पैसा इधर उधर अनावश्यक रूप से खर्च नहीं होता, सेविंग के लिए बच भी जाता है। तो इसी तरह से चाहे मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट जो भी है, उसमें बाद से क्या एक लिमिट में हम बच जाते हैं, जिससे हमारा मैनेजमेंट सही तरीके से हमारी व्यवस्था चलती है। तो पी देवदास ने गृह प्रबंधन को एक बांध के समान माना है। ओके। और कोटिजन ने जो है, इन्होंने इसको व्यवहारिक विज्ञान कहा है। क्या कहा है, व्यवहारिक विज्ञान। ओके। कोटिजन ने होम मैनेजमेंट को क्या कहा है, व्यवहारिक विज्ञान कहा है। व्यवहारिक विज्ञान यानी इसको ना तो नापा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, ना तौला जा सकता है। तो इसको व्यवहारिक विज्ञान, होम मैनेजमेंट को हम लोग व्यवहारिक रूप से यदि तो ही मैनेज करते हैं होम मैनेजमेंट में, तो इसको इन्होंने व्यवहारिक विज्ञान कहा है। और ग्लास ऑफ कैंडल ने क्या कहा है, उन्होंने होम मैनेजमेंट को भी प्रबंधन की क्रिया को एक क्रियाशील यंत्र कहा है। क्या कहा है, एक क्रियाशील यंत्र। ओके। ग्लास ऑफ कैंडल ने क्या कहा है, होम मैनेजमेंट को गृह प्रबंधन की प्रक्रिया को एक क्रियाशील यंत्र कहा है। इस तरह से देखिए, इन सभी के अनुसार आपकी गृह प्रबंधन की परिभाषा तैयार हुई। कैसे, वन लाइनर में आपकी परिभाषा भी तैयार हो गई। और पूछने को क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में चाहे एंटी ग्रेड हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, नेट पीएचडी कुछ भी हो, उसमें इसमें से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन पूछ लेगा, लिचफील्ड ने गृह प्रबंधन को क्या कहा है, तो क्या कहा है, क्रियाओं का चक्र कहा है। ओके। या फिर इस तरह से पूछ लेगा, कोटिजन ने गृह प्रबंधन को क्या कहा है, व्यवहारिक विज्ञान कहा है। गृह प्रबंधन को बांध के समान किसने माना है, तो देवदास ने माना है। गृह प्रबंधन को एक क्रियाशील यंत्र किसने कहा है, तो दास एवं ग्रैंडल ने कहा है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इसलिए आप लोग का तैयार हो जाएगा। ओके। अब अगर आपको ये एक लाइन दो लाइन में भी पूछता है, तो ये चीजें तो आना जरूरी है। संस्कृति का जड़ था, ये भी तो आएगा, उसको घुमा फिरा के, चाहे जैसे इधर से कान या उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। तो ये आप इसको तैयार कर लीजिएगा, इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, गृह प्रबंधन के चरण। ओके। गृह प्रबंधन के चरण के बारे में, गृह प्रबंधन के चरण यानी स्टेप ऑफ होम मैनेजमेंट। इसके कितने स्टेप है, तो हमने बताया मेनली कितने हैं, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। बट इसके अंदर भी तो कई स्टेप, कई चरण आते हैं। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको हम स्टेप वाइज ही आप लोगों को नोट करा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में स्टेप वाइज बोलता है, इसको आप सेट करिए सीक्वेंस वाइज क्रमबद्ध तरीके से या कैसे होगा। तो मैं आपको इसको स्टेप वाइज लिखवा दे रही हूँ, स्टेप वाइज समझा दे रही हूँ, जिससे आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर लीजिए। तो पहला क्या होगा, गृह प्रबंधन के चरण क्या है आपका, नियोजन। क्या है, नियोजन, जिसको हम क्या कहेंगे, प्लानिंग।
ओके। और दूसरा हमारा क्या है, आयोजन। आयोजन वैसे अगर ऑप्शन में दोनों दिया है तो हमने बताया पहले आप नियोजन लगाइएगा। अब देखिए स्टेप वाइज मैं इसको लगा रही हूँ, नोट करना चाहे तो नोट कर लें। और तीसरा आपका क्या है, संगठन, नियंत्रण, ओके, बल देना, निरीक्षण करना, निरीक्षण करना, समायोजन करना, समायोजन, और लास्ट क्या है, मूल्यांकन। ओके, तो ये 8 जो है हमारे गृह प्रबंधन के चरण है। अब आयोजन हो गया, नियोजन। अब आयोजन को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ओके, इसको नियोजन और आयोजन में क्या आता है। नियोजन जैसे भी किसी भी कार्य को करने के लिए हमने एक योजना बनाई, एक प्लान किया, तो उसको हम क्या कहेंगे, नियोजन। आयोजन जैसे हमने बर्थडे पार्टी करनी है तो उसकी हमने योजना बनाई तो वो नियोजन हो गया, यानी प्लान हो गया। और हम बोलते हैं ना कि हमने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है, आज के दिन आप लोगों को आना है, तो उसका हमने आयोजन किया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आयोजन को ऑर्गेनाइजिंग जी। और इसको संगठन, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और नियंत्रण को कंट्रोल। ये आपका हो गया एनर्जी, इसको हम क्या कहते हैं, बल देने को एनर्जी कहते हैं। और निरीक्षण का क्या होता है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, चेकिंग। और समायोजन को एक तरह से हम कह सकते हैं एडजस्टिव या कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, एडजस्टिव, एडजस्ट करना या कोऑर्डिनेट। ओके, और मूल्यांकन को इवैल्यूएशन। ओके, तो ये हमने इसलिए लिख दिया है कि कई बार क्या होता है, इसकी हिंदी समझ में कई, इसको हम कई तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, इसको कई तरह से उच्चारित कर सकते हैं, बट इंग्लिश जो है अगर आप उसको हिंदी नहीं समझ में आए तो उसका इंग्लिश देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए हमने इसको लिख दिया है, इसका इंग्लिश मीनिंग भी। तो नियोजन जैसे इसको हम, इसके चरण कौन से हैं, 8 है, और स्टेप वाइज यही स्टेप है, आप लोग क्रमबद्ध तरीके से अपने माइंड में यही रखिएगा। उसको जिससे सेट करना वो आता है ना कि ऐसे करके पहला दे दिया, फिर 5वां दे दिया, 6वां 7वां ऐसे दे दिया, फिर आप उसको क्रमबद्ध तरीके से कैसे लगेगा उसको लगाइए। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको आप इस तरीके से तैयार कर लीजिए। अब ये क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं, जैसे एक बर्थडे पार्टी को हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि हमको बर्थडे पार्टी करनी है, तो उसमें क्या होगा, बर्थडे पार्टी है तो 2-4 दिन पहले, 5 दिन, जितने दिन पहले आप उसका प्लान बनाएंगे कि बच्चे का बर्थडे आ रहा है, हमको बर्थडे में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चीजों को करना है, तो हम उसका एक प्लान बनाते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, नियोजन। फिर नियोजन के बाद आयोजन होता है, हमने बताया, हमने बोला ना नियोजन जब कर लेंगे तो उसके बाद हमने बताया कि हम बताते हैं कि हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें आपको आना है, बर्थडे पार्टी में इतनी तारीख को आपको शाम को इतने टाइम आना है, तो ये हमारा आयोजन हो गया जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। और संगठन, जैसे पार्टी के लिए डेकोरेशन, बर्थडे पार्टी उसमें डेकोरेशन के लिए कुछ लोगों को सेट कर दिया, या कुछ चीजें हमें बैलून वगैरह डेकोरेशन की चीजें चाहिए, खाने की वाली चीजें चाहिए, जो बनाना हुआ सब्जी वगैरह जो भी हुआ नाश्ते वगैरह के लिए, या फिर जो है घर को कैसे सेट करना है, ये सारी चीजें क्या है, संगठन के अंतर्गत आती है। इन सारी चीजों को हम जब सामान को सारे को करने के लिए, मनाने के लिए बर्थडे को सारे सामान को एकत्रित करते हैं, संगठित करते हैं कि बलून लगेगा यहाँ, यहाँ क्या लगेगा,
उस चीजों को सामान को हम एकत्रित करते हैं उसको हम क्या कहेंगे संगठन। अब इसको क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब नियंत्रण जो हमने योजना बनाई है उसको हम नियंत्रित करते हैं। जैसे क्या इसको यहाँ पे सेट करो, यहाँ इस दीवार पे ये बलून लगाओ, उस दीवार पे वो डेकोरेशन वाली सामान लगाओ, या फिर खाने में ये बनाओ, वो ये बनना है वो बनना है, जो भी बनना उसको हम नियंत्रित तरीके से क्रियान्वित करते हैं। फिर बल देना, जैसे कि किसी को दे दिया, मान लीजिए किसी लड़के को दे दिया कि तुमको बलून फुलाना, और किसी को दे दिया कि तुमको इसको यहाँ चिपकाना है। आपने देखा कि वो सही तरीके से नहीं कर रहा है या कर रहा है अच्छे तरीके से, तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा कर रहा है, तो उससे इसको क्या मिलेगा बल मिलेगा। नहीं सही तरीके से कर रहा, तुमने ये बलून सही तरीके से नहीं लगाया, इसको यहाँ लगाओ, ये भी बल देने का कार्य करता है। ओके, तो उसके बाद क्रियान्वित करने हम क्या करेंगे बल देंगे। बल देने के बाद जब वह उसको कर देगा तो उसका निरीक्षण करेंगे कि सारी चीजें जो हमने बर्थडे पार्टी के लिए मैनेज की थी, जो योजना बनाई थी, वो सारी चीजें सही हैं कि नहीं, उसको हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो कमियां होती हैं उसको हम सुधारते हैं। तुमने ये चीजें सही नहीं की है, इसको यहाँ से वहां सेट करो, उसको वहां बनाओ, या फिर सब्जी में नमक कम है या जो भी है उसका हम क्या कहते हैं उसको एडजस्ट करना, वो समायोजन। चेक करने के बाद क्या करते हैं समायोजन करते हैं। आफ्टर दैट लास्ट में हम क्या करते हैं मूल्यांकन करते हैं कि अब सारी चीजें हम घर को भी देखेंगे, डेकोरेशन वगैरह हमारा सही से हो गया है, फिर उसके बाद खाने वगैरह को देखेंगे सारी चीजें बन गई हैं, सही मात्रा में सब कुछ है, ये सारी चीजें क्या होती है मूल्यांकन। लास्ट में हम क्या करते हैं कि सब कुछ सही है, सही तरीके से चल रहा है, तो हम उसका मूल्यांकन करते हैं। अगर कुछ कमियां होती हैं तो फिर सुधार किया जाता है। तो इस तरह से गृह प्रबंधन के इतने चरण हैं। पहले हम नियोजन करते हैं, फिर आयोजन करते हैं, फिर संगठन और नियंत्रण, देन बल देना, देन निरीक्षण, देन समायोजन, और लास्ट में हम मूल्यांकन करते हैं। तो ये जो है हमारे क्या है गृह प्रबंधन के चरण है। यानी किसी भी कार्य को, किसी भी कोई भी व्यवस्था बनाने के लिए या मैनेज करने के लिए इतने चरणों से गुजरना पड़ता है। अब आप इसको तैयार करने के लिए जैसे सीक्वेंस वाइज आपको अगर नहीं याद हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इसके जो पहले पहले अक्षर है इनको आप मन में रखिए कि नी आ नी है, अपने तरीके से कुछ भी बना लीजिए इन पार्टों का, जिससे आपके माइंड में ये बना रहे। ओके तो आई होप इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि गृह प्रबंधन के कौन कौन से चरण। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स, गृह प्रबंधन के हमारे चरण हो गए, इसके कॉन्सेप्ट को भी हमने क्लियर कर दिया। अब जैसे गृह प्रबंधन यानी किसी भी प्रबंध को करने के लिए, किसी भी व्यवस्था को करने के लिए व्यवस्थापक की जरूरत होती है, प्रबंधक की जरूरत होती है। किसकी? एक प्रबंधक यानी मैनेजर की जरूरत है। किसी भी क्रिया को करने के लिए व्यवस्थापक प्रबंधक की जरूरत होती है। प्रबंधक ही तो सारी चीजों को क्रिया रूप व्यवस्थित करता है, उसको नियोजित रूप देता है, क्रियान्वित करता है, तो एक प्रबंधक की जरूरत होती है। अब हम ये देखेंगे प्रबंधक के क्या क्या गुण होते हैं। ओके, प्रबंधक के गुणों के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रबंधक के ये सारी व्यवस्था यानी प्रबंधक के लिए हमको एक मैनेजर प्रबंधक की जरूरत होती है। प्रबंधक में विभिन्न गुण होने चाहिए, तभी वह मैनेजमेंट सही तरीके से कर पाएगा, चीजों को सही तरीके से मैनेज कर पाएगा, तभी वह अपने उद्देश्य को सही रूप से प्राप्त कर पाएगा। तो हम क्या देखते हैं उसमें क्या होनी चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का मतलब इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे वह जो भी निर्णय ले रहा है उसको या इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा। उसको इस तरीके से सोच के निर्णय लेना चाहिए या योजना बनानी चाहिए कि उसका परिणाम अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या परिणाम होगा, इन चीजों को सोच के उसका योजना बनाना चाहिए। तो ये प्रबंधक के गुण क्या होते हैं, दूरदर्शिता होनी चाहिए। और दूसरा क्या है उसमें निर्णय लेने का की क्षमता होनी चाहिए। ओके, किसकी क्षमता होनी चाहिए,
निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम जो है कोई भी है, गृहिणी ही है, मान लीजिए हुआ उसने बर्थडे पार्टी का एग्जाम्पल हमने दिया, बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, तो उसमें क्या हुआ, ये सुनने में आता है कि दूध वाला अभी आया ही नहीं या कहीं फंस गया, वो दूध नहीं ला पा रहा। तो इसमें क्या होगा, जिसको निर्णय लेने की क्षमता वो तो तुरंत से घबरा जाएगा, तो उसकी व्यवस्था क्या होगी, बिगड़ जाएगी। बट अगर उसमें निर्णय लेने की क्षमता है, तो दूध वाला अभी नहीं आया तो हम क्या करेंगे, किसी और, वो दूध वाला नहीं आया तो किसी दूसरे दुकान पे जाके किसी को भेज के जल्दी से दूध मंगा लेंगे। उसका इंतजार नहीं करेंगे कि वो नहीं आया, आगे आएगा, पीछे आएगा, कब आएगा, या घबराएंगे नहीं, किसी को भेज के जो नजदीकी शॉप होगा वहां से हम लोग दूध को मंगा लेंगे। तो ये हुआ निर्णय लेने की क्षमता, उसमें वह घबराना नहीं चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता एक प्रबंधक में होनी चाहिए। और तीसरा हमारा क्या है, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, प्रबंधक का व्यक्तित्व प्रभावी होना चाहिए। अगर उसका व्यक्तित्व प्रभावी होगा तो क्या होगा, व्यवस्था यानी प्रबंधन का कार्य, मैनेजमेंट का कार्य बहुत अच्छी तरीके से होगा। और चौथा क्या है, नेतृत्व। नेतृत्व क्या है, जैसे नेतृत्व का गुण होना चाहिए। आपने किसी से कह दिया कि इतने टाइम हमको ये सामान चाहिए, या नौकरानी से बोला तुमको इतने टाइम आना है, कल मेरे यहाँ ये फंक्शन है, वो काम वाली उस टाइम पे नहीं आती, तो आप क्या कहा जाएगा, यानी प्रबंधक का नेतृत्व सही नहीं है, उसने उस जो है उसका नेतृत्व सही नहीं है। जब उसका नेतृत्व सही रहेगा, वह सही तरीके से नेतृत्व करेगा, तो हर एक को पंचुअल रहना पड़ेगा कि मैनेजर जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, हमको टाइमली पहुंचना है, टाइमली ये सामान मुझे पहुंचाना है। तो क्या उसमें नेतृत्व का गुण होना चाहिए, किसमें, प्रबंधक में। पांचवा हमारा है पक्षपातहीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पक्षपातहीन। जैसे मान लीजिए गृहिणी जो है, मम्मी लोग या पापा जो भी हुए, मनी मैनेजमेंट का कार्य वो कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, पैसा एक बच्चे को कुछ पैसे देते हैं, अपने गुल्लक वगैरह खाने पीने की चीजों में खर्च करने के लिए पैसे एक को नहीं देते हैं। तो ये क्या होगा, ये बच्चे के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार होगा। तो क्या होना चाहिए, पक्षपातहीन होना चाहिए, यानी प्रबंधक को जो होना चाहिए वह पक्षपातहीन होना चाहिए। किसी भी कंपनी में है, जो मैनेजर है उसको सभी के साथ समान व्यवहार करना, ये नहीं किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो प्रबंधक को जो है पक्षपातहीन व्यवहार करना चाहिए और उन्हें पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, ग्रह से ग्रसित न होना। जैसे मैनेजर से जो भी व्यवस्था को मैनेज कर रहा है, उससे किसी ने वो दिया कि यह व्यक्ति टाइमली नहीं है या टाइम से कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, बस आप उसके कहने में आ गए, मान लिए हाँ ये व्यक्ति सही कार्य नहीं करता। प्रबंधक का ये गुण है कि उसको उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए, यह सही है कि नहीं है, यह जो भी बातें उससे कही जा रही हैं वह सही है कि नहीं। पूर्वाग्रह किसी ने कह दिया या पहले का सोच के उसका निर्णय नहीं लेना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करके तब निर्णय लेना चाहिए। तो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए और उनको ज्ञान होना चाहिए। वह जिस क्षेत्र में मैनेजमेंट का, प्रबंधन का कार्य कर रहा है, उस विषय का उसको ज्ञान होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट कर रहा है तो उसको उस विषय में ज्ञान होना चाहिए, पढ़ा रहा है, पढ़ाने की व्यवस्था कर रहा है तो उस विषय में उसको ज्ञान होना चाहिए। जिस विषय में वह व्यवस्था या मैनेजमेंट का कार्य कर रहा है उस विषय का उसको ज्ञान होना चाहिए। और संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल ये क्या है, जैसे वह कोई भी विचार अपने विचार को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता है तो क्या होगी, उसकी व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो पाई। किसी से कुछ भी कहना अपने कार्य को ही करवाने के लिए, किसी को कोई व्यवस्था करने के लिए देना है तो आप उसको सही तरीके से जब व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो वो चीजें सही तरीके से नहीं हो पाएंगी। तो प्रबंधक का एक गुण संप्रेषण कौशल भी है, उसमें विचारों को आदान प्रदान व्यक्त करने का
सही कौशल होना चाहिए। और क्या, उसे विवेकशील होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। जैसे कोई कार्य किसी से कह दिया, वह टाइमली नहीं आया, तो ये नहीं तुरंत से मतलब उस पर गुस्सा करना, मार ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। उसको नॉर्मली हैंडल करने की कोशिश करना। वो नहीं किया, दूसरे से कहेंगे, दूसरा करेगा। ये नहीं कि उसमें आप गुस्से में आ जाए तो सारी व्यवस्था ही हमारी गड़बड़ा जाएगी। जितना मैनेजमेंट है, जितना हमने मैनेज किया, सारी चीजों पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए प्रबंधक को विवेकशील होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, एक प्रबंधक में, एक मैनेजर में होनी चाहिए। तो प्रबंधक के गुण कौन कौन से हैं? दूरदर्शिता, जो भी निर्णय ले रहा है उन्हें उसके परिणाम क्या होगी इसकी जानकारी होनी चाहिए, और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उनका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? व्यक्तित्व प्रभावी होना चाहिए, और नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं, कैसा व्यवहार करना चाहिए? पक्षपातहीन व्यवहार करना चाहिए, और उसे पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसको उस क्षेत्र में ज्ञान होना चाहिए, संप्रेषण कौशल होना चाहिए, और प्रबंधक को विवेकशील होना चाहिए। ओके, आई बात समझ में? आई होप जितना हमने पढ़ाया आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आप लोग उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो हमने क्या बताया, गृह प्रबंधन क्या है? गृह प्रबंधन एक प्रक्रिया है जो आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करते हुए, मानवीय हो चाहे अमानवीय संसाधन, हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। ओके, फिर हमने क्या देखा, हमने गृह प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में देखा, उनके चरण के बारे में देखा, और वन लाइन जितने उसके कॉन्सेप्ट, जितनी परिभाषाएं हैं उसके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर हम लोग मिलते हैं अपने क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।